हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर में। आइए परीक्षा की तैयारी को फिर से शुरू करते हैं। हमारे पूर्व के वीडियो भारत का संविधान और उसकी विशेषताएं प्रस्तावना के साथ मौलिक अधिकारों का प्रयोग और मौलिक अधिकारों का महत्व ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी यूनिट सेकंड का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके उद्देश्य, महत्व और प्रकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित तौर पर इससे शॉर्ट आएगा ही और लॉन्ग भी बन सकता है, तो आइए ध्यान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, की अवधारणा का स्रोत स्पेन के संविधान से है। यानी सबसे पहले स्पेन के संविधान में ये लागू किए गए, जहां से आयरलैंड के संविधान में इनका प्रोविजन किया गया था। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 to 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल हैं। इन सिद्धांतों की परिभाषा क्या है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो आपको शॉर्ट में याद क्या कर रखना है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत आवश्यक हैं। और भारत एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए यहां पर इनका महत्व और बढ़ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके अनुसार भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो इस तरीके से हमारे संविधान के निर्माताओं के उद्घोष, जो उनके सेंटेंस हैं, वो आपके लिए आपके आंसर्स में होना आपकी मार्किंग को श्योरिटी देते हैं, निश्चित करते हैं कि आपकी मार्किंग अच्छी आएगी। तो आगे देखते हैं राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं। ये कानून और नीति निर्माण में मार्गदर्शक के रूप में है। यानी सरकार जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाती है तो इन्हें मार्गदर्शक के रूप में अपनाती है, यानी ये गाइडलाइन के तौर पर यूज किए जाते हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना, आपको ये याद रखना है कि इनका इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन आप बाई कोर्ट नहीं ले सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के साथ है। संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक तत्व है ये। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट इस बात को बता चुका है मिनर्वा मिल के केस में कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे, जिसमें भाग 3 भाग 4 आते हैं, को बिल्कुल भी संशोधित नहीं करने की शक्ति हमारे संविधान मतलब पार्लियामेंट में है। यानी पार्लियामेंट इनका संशोधन नहीं कर सकती है, और इसलिए क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य घटक हैं। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो आप इन 4 बिंदुओं पर आधारित अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तुलना, शॉर्ट किस तरीके से बन सकता है? तो यहां पे कंपैरिजन भी आ सकता है। तो कंपैरिजन को यहां से देखेंगे आप कि मौलिक अधिकारों के विपरीत नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र विस्तृत है। यानी वहां पर केवल पर्सनल राइट से लेकर के डिस्कशन हो रहा है, जबकि यहां पर समाज का है। यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और भारत की नीति निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हम उन चीजों को लागू कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देती है। अब इनका अंतर आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं, यानी वो किसी भी आपकी सार्वजनिक संस्था को आपके अधिकारों का हनन करने से रोकते हैं, जबकि राज्य की सीमाओं पर ये सीमाएं आरोपित करते हैं और ये बताते हैं कि आपको कितना कार्य नहीं करना है। दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, अब भारत का संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। यानी अगर हमें नीति निर्देशक तत्वों की
प्रकृति के बारे में जानना है तो हम अनुच्छेद 37 के तहत देखेंगे, जिसमें प्रावधान है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। और आप याद रखें, यही शब्द संविधान की प्रस्तावना में है कि वहां यहाँ के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यह संविधान लागू किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संविधान को लागू करने के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी तरीके से बल देते हुए नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। वे सिद्धांत जो समाज में समानता और संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। ऐसे सिद्धांत कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 38 के तहत राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों के समानताओं को कम करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। यहां पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आत्मा जिसे कह सकते हैं वो अनुच्छेद 39 के तहत है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका के रूप में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाए, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित किया जाए, कुछ व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना है, यानी जो कंसोलिडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस है वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रकार है। श्रमिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत हैं। बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देना, यानी जो ह्यूमन राइट्स एक्ट हैं उसके तहत जो संविधान की धारा 23 और 24 है उसके तहत भी नीति निर्देशक तत्व उसको सपोर्ट करते हुए इन सिद्धांतों को बताते हैं। अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना राज्य का उत्तरदायित्व है। 42 अनुच्छेद के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, यानी वुमेन्स को मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना राज्य का काम रहेगा, यानी माओं को ऐसा समय दिया जाए, ऐसी स्थितियां दी जाए जिससे कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य की और मां के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 43A जो कि बाद में संशोधन के तहत लागू किया गया है, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी जो मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज है वो केवल ओनर्स के हाथ में ना रह करके श्रमिकों और ओनर्स का एक मिला जुला कदम हो। अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम और सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार करने का काम राज्य करेगा। अब दूसरे सिद्धांत जो कि गांधीवादी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को सर्वोदय और समाज के सभी वर्गों के उत्थान से संबंधित सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत निम्नलिखित है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों को स्वशासन और इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। याद रखेंगे, जहां पर सर्वोदय समाज की स्थापना की बात है वहां पर सभी लोगों की भागीदारी प्रशासन में होना सुनिश्चित है, इसलिए ऐसे सभी सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आ जाते हैं जिनमें कि सभी जनों के उत्थान की और सामान्य भागीदारी, समानता और अवसर की उपलब्धता की बात की जाती है। अनुच्छेद 43 जो कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसे स्थान भी राज्य के लिए हैं। 43B के तहत सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज यानी उनका सेल्फ ऑटोनोमस वर्किंग, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का काम 43B के तहत है। अनुच्छेद 46 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किया गया है और
इस वर्ग को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए एक विशेष रियायत या कह सकते हैं कंसेशन की व्यवस्था की जाती है। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यानी 46 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट पर भी भारी पड़ता है या फंडामेंटल राइट्स पर भी संशोधन करवा सकता है। जहां पर समानता और स्वतंत्रता की बात है, वहां पर अनुच्छेद 46 के तहत अगर किसी विशेष वर्ग के उत्थान की बात आती है तो वहां पर संविधान के तहत सरकार इन वर्गों के लिए विशेष रियायत या छूट की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ये अनुच्छेद 47 जो है, जो मद्य निषेध और तस्करी और नशेखोरी के खिलाफ है, इसका पालन सही से अभी तक ना हो पाना राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की एक बहुत बड़ी कमी हो जाता है। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने, मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार, उदार और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित क्या निर्देश हैं। तो यह सिद्धांत समाज में समरसता और समानता का प्रसार करते हैं। अनुच्छेद 44, जो कि 44 को आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि 4-4 है और दोनों बराबर हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता 44 4-4 समान हुआ तो समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसका मतलब कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A के तहत ही हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक के आधार पर संगठित करने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा, सुधार एवं देश वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के प्रावधान किए जाने को प्रगति देता है या उस पर अनुशंसा देता है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व की प्रत्येक स्मारक और स्थान की सुरक्षा करना, ये हमारी कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए ठोस कदम उठाना, यानी जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा और सभी राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून या विश्व बंधुत्व की भावना और संधि संबंधी दायित्वों को भी सम्मान दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 51 के तहत हमारे संविधान में वर्णित है। मध्यस्थता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी देश के साथ कोई भी तनावपूर्ण स्थिति बनने पर उसे आपसी सुलह और समझौता के आधार पर शांत किया जा सके। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? तो अगर हम संविधान के आधारभूत तत्वों और सावधानी को गहराई से देखने की आवश्यकता समझें, तो वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको कि हमें संविधान में जानना जरूरी है या हमारे संविधान में होने जरूरी हैं? तो मैं संविधान के भाग 3 और 4 को लेकर के बताऊंगा और ये 3 और 4 हमारे संविधान का पूरा दर्शन, हमारे संविधान का पूरा तत्व, हमारे संविधान की सारी बातें इन्हीं भाग 3 और भाग 4 में निहित है। तो ये क्या महत्व है? सरकार का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ये सारी हेडिंग्स हैं। अगर लॉन्ग आता है तो आप इसी के तहत अपनी बात को लिख करके इसे डिटेल में लिख सकते हैं। मौलिक अधिकारों के ये सहायक हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने में, उन्हें आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नैतिक मूल्यों के उत्थान में सहायक हैं। जन जागरूकता के विकास में सहायक हैं ये हमारे सिद्धांत। सरकार के मूल्यांकन में सहायक है। सरकार ने कहां तक संविधान के द्वारा दिखाए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया है या करने का प्रयास किया है, ये इस पैमाने पर जब हम सरकार की उपयोगिता और उसका मूल्यांकन करते हैं तो निस्संदेह राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। संविधान की उपयोगिता को आवश्यक तरीके से, पूरी तरीके से सिद्ध करने में सहायक, जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में सहायक, लोक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं ये। इस तरीके से
निसंदेह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं और संविधान का आधारभूत ढांचा है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना या कमियां यह बताते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ये मात्र कोरी कल्पना है, झूठे वादे हैं या थोथे वचन हैं। ऐसी संज्ञाएं बहुत सारे लोगों ने इन्हें दी हैं। केटी थॉमस जो कि महान संवैधानिक वक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि ये सिद्धांत उस चेक के समान है जिसका भुगतान केवल समर्थ बैंक ही कर सकता है या बैंक समर्थ होने की स्थिति में ही कर सकता है। इस तरीके से इन्होंने इस ओर इशारा किया है कि इनका पालन सरकार की मर्जी पर निर्भर है। अगर सरकार चाहे तो इनका पालन करे, ना चाहे तो पालन ना करे, क्योंकि इनमें कोई सख्ती नहीं है, इनमें कोई प्रेशर नहीं है, न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस तरीके से ये सिद्धांत मात्र सिद्धांत हैं और कोरी कल्पनाएं हैं। तो इसको किस बिंदु पर देखें तो इन तथ्यों के पीछे कोई बाध्यता नहीं है, ये इनकी पहली कमी है। तत्व अनिश्चित और अस्पष्ट हैं, ये दूसरी कमी है। अव्यावहारिक तत्वों को शामिल किया गया है जो कि अभी तक हो नहीं पाया। जैसा कि मैंने अनुच्छेद 47 के बारे में कहा था, मौलिक अधिकारों के समान कुछ तत्वों को शामिल किया जाना उचित नहीं है। जो बात वहां कही गई है वही बात यहाँ कही जा रही है। इस तरीके से ये एक अस्पष्ट सी नीति बताते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस की विचारधारा की झलक होना, जैसा कि संविधान का प्रोस्पेक्टस था वैसा कांग्रेस का भी प्रोस्पेक्टस था। चूंकि प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के निर्माण और नीति निर्माण में सहायक या निर्णायक भूमिका में थी, इस तरीके से कांग्रेस की जो प्राथमिकताएं थी वो इन तत्वों में झलकती हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का आपस में विसंगत होना, कहीं कहीं पर एक जगह समानता की बात कही जाती है, दूसरी जगह कुछ वर्गों को विशेष रियायत देने की बात कही जाती है, जो कि आपस में विसंगति पैदा करता है। राज्य के नीति निर्देशक की प्रकृति आज भी संदेहास्पद है। इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धता बहुत अच्छी नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्धि के आधार पर नापना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तथ्य सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत और दिशा निर्देश के तौर पर नापे जाते हैं। यानी आपको ये देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में इनमें जो निहित आदर्श हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, वो कितने प्राप्त हुए हैं, ये तो सरकार की असफलता है। लेकिन हमें किन आदर्शों पर चलना चाहिए, हमारे संविधान को बनाने वाले महापुरुषों ने किस तरीके से उन आदर्शों को हमारे लिए पहले से स्थापित किया है, इस बात को देखने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हो जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें नए निर्देशों को जोड़ करके संविधान के कुछ भागों में बदलाव किए गए, जिनमें 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, 43A जिसमें उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी दी जाना, 48A पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार किया जाना। उसके बाद ये 3 संविधानिक संशोधन हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए हैं। 44वें संविधान संशोधन जिसे कि 1977 में किया गया, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 48 में शामिल करके घोषित किया कि राज्य विशेष रूप से आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। यानी जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है उसको फिनिश करने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके से मौलिक अधिकारों को की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त किया गया, जिससे कि जो संपत्ति का केंद्रीकरण है वो ना हो सके। वर्ष 2002 में 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य में संघर्ष क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट या हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसमें चंपकम दो राय राजन बना मद्रास राज्य का जो केस है, जिसमें 1951 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में किसी भी संघर्ष में मौलिक अधिकार मान्य होगा। तो 1951 में सबसे पहले ये बात आई, विचारधारा ये निकल के सामने आई कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर पावरफुल देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में उतनी ताकत नहीं है जितनी कि फंडामेंटल राइट में है, और इस घोषणा से नीति निर्देशक सिद्धांत
सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए और उनके सहायक के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन गोलकनाथ बनाम सरकार पंजाब राज्य के मामले में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस निर्णय को बदला और नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस बात को बताने की कोशिश की। शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत इन्होंने एक निर्णय दिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय केस ने गोलकनाथ केस जो कि 1967 में अपने फैसले को दिया था, उसको खारिज करते हुए घोषणा की कि भारत का संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके तहत सरकार अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है, यानी संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार संविधान संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और उसे पुनः 301 के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को दोहराया, जो कि ये आपका केशवानंद बनाम भारतीय केस था। इसी की बात को दोहराते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का मूल ढांचा है और संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन संसद की शक्ति के बाहर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन, अब तक कितने नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन किया गया है? इसमें से पहला भूमि सुधार है, जिसमें जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारों के और बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया गया। इसमें यूपीजेडए एलआरए एक्ट, जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था, जिसमें किराएदारी व्यवस्था में सुधार किया गया। कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराया बढ़ाए जाने का तरीका और जोत सीलिंग यानी लैंड सीलिंग का भी एक्ट पास किया गया। श्रम सुधार, समाज के श्रमिक वर्गों के हितों के लिए यह अधिनियम बनाए गए थे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रम संहिता अधिनियम 220, अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 ये भारतीय मजदूरों के स्वास्थ्य और उनकी मजदूरी की सुरक्षा को लेकर के बनाए गए अधिनियम है। पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी तय की गई। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया। कुटीर उद्योगों के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए। शिक्षा, सरकार ने अनुच्छेद 45 में प्रावधान के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया है और आप जानते हैं कि इसे 83वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पेश किया गया और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की बात, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1978 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा, 2006 के तहत जो संविधान के अनुच्छेद 47 में वर्णित बातें थी उसके तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना पीएमजीएसवाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचआरएम नेशनल हेल्थ रिसोर्स मिशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये लागू किया गया है। विरासत संरक्षण, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और साधनों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। तो इस तरीके से इन उद्देश्यों को पूरा किया जा चुका है, बाकी के उद्देश्यों को लागू किया गया है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकार से तुलना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।